हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिल्डिंग विद बायोलॉजी। तो जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जूलॉजी के पूरे सिलेबस चारों पेपर के बता दिए हैं, तो आज से हम इस वीडियो में अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट जो पेपर है वो नॉन कोऑर्डिनेटा है। नॉन कोऑर्डिनेटा में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो प्रोटोजोआ था। तो आज हम प्रोटोजोआ के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें सिर्फ 5 टॉपिक हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, लोकोमोशन है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है और ऑस्मो रेगुलेशन है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि थोड़ा सा हम प्रोटोजोआ के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन और अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है क्या आखिर। Then, protozoa are unicellular, eukaryotic, heterotrophic organisms. They are either free-living or parasites. They are around 65,000 species of protozoans categorized in different groups. They lack a cell wall. ठीक है, प्रोटोजोआ जो हैं वो एक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं। यानी कि अगर हम इसकी पूरी हिंदी समझें तो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक और विषम जीवी मृतजीवित और परजीवी हैं। ओके, प्रोटोजोआ की लगभग 65,000 प्रजातियां हैं जो कि अलग अलग समूहों में हैं। इनमें सेल वॉल नहीं होती है, कई अलग अलग कोशिका अंग होते हैं इनमें, यानी कि सेल ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में आप जानवर और देख सकते हैं, इसका एमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, एटसेट्रा है। ओके, इतना समझ में आया कि प्रोटोजोआ है क्या आखिर। कई प्रोटोजोआ हैं जो जानवर और मनुष्यों में अलग अलग बीमारियों का कारण भी बन जाते हैं। जी हाँ, ये जो प्रोटोजोआ हैं बहुत से ऐसे होते हैं, लगभग सभी नहीं होते हैं। तो ये कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं, एग्जाम्पल में मैं बता दूं कि प्लाज्मोडियम यानी कि मलेरिया परजीवी होता है। ये प्रोटोजोआ जो है ये इंसानों में या फिर जानवरों में बीमारी का कारण बनता है। ट्राइपैनोसोमा भी बीमारी का कारण बनता है। एंड नेक्स्ट ट्राइकोमोनास, ये भी आपने पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में। प्रोटोजोआ के बारे में जब आपने पढ़ा होगा तो ये सब कुछ आप पढ़ चुके होंगे। आइए अब हम आगे देख लेते हैं कि प्रोटोजोआ के कैरेक्टर्स क्या हैं। उसके कैरेक्टर्स के बारे में आगे थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका हैबिटाट है। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। दे लिव इन फ्रेश वाटर और ओशियंस। सम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्रोटोजोआ जो है ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये मोस्टली जो है एरोबिक होते हैं, बट कुछ जो होते हैं वो एनएरोबिक होते हैं, और ये ह्यूमन और ह्यूमन के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद साइज और शेप में आ जाते हैं कि साइज और शेप इसका कैसा होता है। तो जो अमीबा आपने देखा ही है कि अमीबा का साइज और शेप निश्चित नहीं होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, द साइज एंड शेप ऑफ प्रोटोजोआ वेरी ग्रेटली फ्रॉम माइक्रोबियल टू लार्ज इनफ एंड कैन बी सीन बाय नेकेड आई। इसे हम नेकेड आई से देख भी सकते हैं। They lack a rigid cell wall, so they are flexible and found in various shapes. उसके बाद हम आगे देखेंगे इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, किसके? प्रोटोजोआ के अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। द फर्स्ट इज सेलुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका देखिए, पहले तो डायग्राम देख लीजिए। ये है इसका डायग्राम। ये जो है यूनिसेलुलर होते हैं और इनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। Okay, the metabolic functions are performed by some specialized internal structure. They are कि ये जो है mostly one membrane bound nucleus in the cell, यानी कि इनमें one membrane bound nucleus in the cell। इसका मतलब है कि ये जो है इनके पास कोशिका में ज्यादातर एक झिल्ली बाध्य नाभिक होता है। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट की क्रोमैटिन के कारण नाभिक का जो रूप है वो विसरित हो गया है, यानी कि बढ़ गया है बहुत ही ज्यादा।
The next character is the nucleus has diffuse appearance due to scattered chromatin. The vascular nucleus contains a central body called endosome or nucleoli. Nucleoli of apicomplexans have DNA, whereas amoeboids lack DNA in other endosome. It means बिखरे हुए क्रोमैटिन के कारण नाभिक का रूप विसरित हो गया है। ठीक है, वेस्कुलर न्यूक्लियस जो होता है इसमें एक इनका केंद्रीय शरीर होता है जिसे हम एंडोसोम कहते हैं। एपीकॉम्प्लेक्सन के जो न्यूक्लियोलाई होता है उसमें इनका डीएनए होता है और एमीबॉइड्स के एंडोसोम में डीएनए की कमी होती है, यानी जो एमीबा होते हैं उनके एंडोसोम में डीएनए नहीं होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसका जो है वो है सीलिएट्स हैव माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस। इनके सीलिया जो होते हैं उनमें माइक्रो और मैक्रोन्यूक्लियस होता है। उसके बाद नेक्स्ट है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड अदर लोकोमोटरी प्रोजेक्शंस लाइक फ्लैजिला, स्यूडोपोडिया एंड सीलिया। इसके जनरल कैरेक्टर्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक हो गया। चलिए अब न्यूट्रिशन के बारे में देख लेते हैं। आइए कि प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखिए, प्रोटोजोआ आर हेट्रोट्रोफिक एंड हैव होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ जो होते हैं ये हेट्रोट्रोफिक होते हैं और इनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। कुछ एनिमल्स में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी होता है। ऑटोट्रोफिक मीन्स स्वपोषी, वो स्वयं से अपना पोषण, अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। They ingest their food by phagocytes. Some of the protozoan groups have a specialized structure called cytosome for phagocytes. इसका मतलब है कि जो प्रोटोजोअन्स होते हैं वे अपना भोजन फॉगोसाइटिस के द्वारा मतलब ग्रहण करते हैं अपने अंदर। कुछ प्रोटोजोआ के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें फॉगोसाइटोसिस के लिए साइटोस्टोम नाम की एक विशेष संरचना होती है। ठीक है, एमीबॉइड्स जो होते हैं ये स्यूडोपोडिया का इनमें जो स्यूडोपोडिया होता है, इनके जो कूटपाद होते हैं ये शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। और सिलिएट्स में मौजूद हजारों सीलिया भोजन से जो भरे पानी का जो मतलब होता है इनके अंदर, उसमें साइटोप्लाज्म में उसमें ये ले जाते हैं। रसधानी जो होती है इनकी, संकुचन धानी। अंतर्ग्रहण भोजन खाद्य रिक्तिका में आता है और लाइसोसोमल एंजाइमों द्वारा कार्य करता है। फिर जो पचा हुआ भोजन है उससे ये पूरे कोशिका में वितरित हो जाता है। न्यूट्रिशन का लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे थोड़ा सा और आगे देखते हैं क्या है। यहां तक हुआ। चलिए अब इनकी लाइफ साइकिल का पढ़ते हैं कि लाइफ साइकिल क्या होती है प्रोटोजोआ में। द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआ ऑल्टरनेट्स between dormant cyst stage and proliferating vegetative stage. Example ट्रोफोजोइड्स, यानी कि जो ट्रोफोजोइड्स होते हैं इनमें अधिकांश प्रोटोजोआ का जो जीवन चक्र है वो निष्क्रिय पुटी चरण और प्रोलिफरेटिंग वानस्पतिक अवस्था में, यानी कि जैसे ट्रोफोजोइड्स के बीच वैकल्पिक होता है, ये प्रोटोजोआ जो है निष्क्रिय पुटी चरण और प्रोलिफरेटिंग वानस्पतिक अवस्था होती है इनके अंदर। ठीक है, सिस्ट जो होते हैं इनका वो पोषक तत्वों के बिना बहुत ही कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। लंबे समय तक ये मेजबान के बाहर रह सकता है और प्रसारित भी हो सकता है। ट्रोफोजोइड चरण संक्रामक है और वे इस चरण के दौरान फीड और गुणा करते हैं। यहां तक है इसका लाइफ साइकिल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे अब हम स्टार्ट करेंगे इसका टॉपिक न्यूट्रिशन से, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है यहाँ से बड़ा है ये टॉपिक, और इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल में समझते हैं। यहाँ तक कि समझ में आया हो आप लोगों को, इसके लाइफ साइकिल का स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रिशन को डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए न्यूट्रिशन से स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द 7 इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, यानी कि प्रोटोजोआ में 7 तरीके होते हैं न्यूट्रिशन के, जिनमें से हैं होलोजोइक और जूट्रोफिक, यानी कि इसे होलोजोइक या जूट्रोफिक दोनों कह सकते हैं। फिर है नेक्स्ट पिनोसिस्टोसिस, उसके बाद है ऑटोट्रोफिक और होलोफिटिक, उसके बाद सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, कॉप्रोजोइक न्यूट्रिशन और लास्ट है मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन। यहां तक आया। फिर उसके बाद अब हम आगे एक एक मोड इसका पढ़ेंगे, कौन सा
न्यूट्रिशन होता है और कैसे कैसे होता है। तो चलिए, सबसे पहला जो है इसका न्यूट्रिशन मोड वो है होलोजोइक और जूट्रोफिक न्यूट्रिशन। इसमें हम देखते हैं इस न्यूट्रिशन में क्या होता है। This mode of nutrition essentially involves the process like intake of food, ingestion, digestion, absorption and egestion of undigested residues। इसका मतलब है कि जो प्रोटोजोआ होते हैं वो न्यूट्राइड हाइलोजोइकली होते हैं, यानी कि ये ठोस भोजन पर जानवरों की तरह, ठीक है। प्रोटोजोआ के भोजन में बैक्टीरिया, डायटम्स, रोटीफर्स और क्रस्टेशियन लार्वा और भी बहुत सारे बड़े जानवर, पौधों के छोटे टुकड़े होते हैं। ये अपचित अवशेषों का अवशोषण या निष्कासन कर देता है, यानी कि जो वेस्ट होता है उसको ये निष्कासित कर देता है अपने शरीर से, ठीक है। आगे देखते हैं इसका मीन्स ये है प्रोटोजोआ में। देखिए, प्रोटोजोआ जो होता है ना, इसमें भोजन के अंतर्ग्रहण का जो तरीका होता है, मतलब स्पेशली फाइगोसाइटोसिस और फॉगोट्रॉफी के नाम में इसको जाना जाता है। जो फ्लैगेलेट्स होते हैं वो रंगहीन होते हैं, या फिर जिन्होंने अपने क्रोमैटोफोर्स को खो दिया है, जिनके क्रोमैटोफोर्स नहीं है उनके पास, वे अपने फ्लैजेला की मदद से भोजन पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। सरकोडिना में स्यूडोपोडिया जो है वो भोजन का कप बनाता है, तब भोजन को पकड़ता है, कप बनाकर भोजन को पकड़ता है। रंबलर थे, रंबलर ने 1930 में हमें बताया कि अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण परिधि होता है, यानी जो अमीबा अपने अंदर भोजन को ग्रहण करता है वो आयात और आक्रमण से होता है, यानी कि धीरे से बढ़ के ये झपट्टे से भोजन लेता है। जहां पर विभिन्न प्रकार के स्यूडोपोडिया जैसे हेरियोजोअन्स और रेडियोलेरियन में एक्सोपोडिया, फोरानिमेरा में रेटिकुलोपोडिया भी शिकार को पकड़ने में मदद करता है, ठीक है। पैरामीशियम जो है, ये पैरामीशियम का डायग्राम है। पैरामीशियम में सीलियट्स में निश्चित साइटोस्टोम के साथ खिला तंत्र अच्छी तरह से विकसित होता है। साइटोस्टोम जो होते हैं ना, ये आमतौर पर मतलब जैसे कि साइटोफरिनक्स में जाने वाले जो इनका स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर मौजूद होता है। इसमें सीलिया की साइटोफरिनक्स में जो सीलिया होती है उसकी जो हार्ट बीट यानी उसकी धड़कन से पानी का एक धारा जैसा कुछ निकलता है, ठीक है, भंवर सा बन जाता है। तो उसमें उस जल प्रवाह में जो भोजन के छोटे छोटे कण होते हैं वो साइटोस्टोम के माध्यम से साइटोफेरिंक्स में निर्देशित हो जाते हैं। इतना समझ में आया यहाँ तक। ये न्यूट्रिशन का होलोजोइक न्यूट्रिशन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करेंगे। इसका डायग्राम भी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये डायग्राम देखिए, ये है मोड ऑफ फीडिंग इन सेक्टोरिया। देखिए ये डायग्राम है इसका, ओके। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम चाहे तो बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में बनाते रहिएगा अपना। चलिए नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट क्या था, इसका जो मोड था वो था पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में हम देखते हैं ये क्या होता है। देखिए पिनोसाइटोसिस, इसमें इस पिनोसाइटोसिस में कुछ प्रोटोजोआ और अमीबा प्रोटीन्स होते हैं, कुछ फ्लैगलेट्स होते हैं, कुछ सीलिएट्स भी होते हैं, जिनमें सेल्फ ड्रिंकिंग, मतलब ऐसा नोटिस मिला है कि सेल्फ ड्रिंकिंग करते हैं। यानी कि शरीर की जो नॉर्मल सरफेस होती है उस पर ये आक्रमण करके और तरल भोजन के मतलब लिक्विड भोजन के, लिक्विड फूड के अंतर्ग्रहण से ये संबंधित है। ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जो पिनोसाइटोसिस है, इसके शरीर की बाहरी सतह से शरीर की गहराई में पिनोसाइटिक चैनल बनते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम दिखाती हूँ मैं पिनोसाइटोसिस का। ये देखिए पिनोसाइटोसिस का डायग्राम, यहाँ तक स्क्रीनशॉट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन या फिर इसको कह सकते हैं स्वपोषी न्यूट्रिशन। इसमें देख लीजिए, देखिए इसमें क्लोरोफिल जो होता है उसके साथ जो प्रोटोजोआ है ये कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के लिए हरे पौधे हो गए, यूग्लिना, नॉक्टिलुका, ये सब हो गया। अक्सर जो पायरेनोइड्स होते हैं, तो पायरेनोइड्स क्या है, पायरेनोइड्स जो है ये प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन जो है ये प्रकाश संश्लेषण के केंद्र होते हैं। बहुत से ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनमें क्रोमैटोफोर नहीं होते, लेकिन उनके पास क्लोरोफिल वाले शैवाल या फिर जूचलेड्रेला होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जैविक भोजन का निर्माण करते हैं। जैसे कि मान लीजिए पैरामीशियम हो गया आपका, थैलासिकोलो हो गया, ठीक। नाइट्रेट और अमोनियम यौगिक में स्वपोषी रूपों के लिए नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में भी पर्याप्त है ये,
ये जो मैं आपको न्यूट्रिशन के मोड बता रही हूँ, पिनोसाइट्स, होलोफाइटिक, ऑटोट्रोफिक, ये सब क्या है, ये सब आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसका लिखा हुआ, इसको आप नोट कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स में, ये आपका हेल्प कर सकता है। फिर चौथा मोड है सेप्रोजोइक पोषण। सेप्रोजोइक में ये देखिए, सेप्रोजोइक का ये लिखा है, लिखे हुए का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं इसको आपको समझा रही हूँ, इसको इंग्लिश पढ़ के हिंदी नहीं बताना है, क्योंकि सिर्फ इसको समझाना है, लिखा हुआ है, इसको लर्न आपको करना है और मुझे सिर्फ इस बारे में समझाना है कि किस तरीके से ये होता है, ताकि आप याद रख सकें। इसमें कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की क्रिया के द्वारा शरीर की जो सरफेस होती है उसके माध्यम से जटिल कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं ये और इन प्रोटोजोआ को हम क्या कहते हैं, सेप्रोजोइक प्रोटोजोआ। ठीक है, सेप्रोजोइक जो है इनकी न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी इनकी नीड है, जो भी आवश्यकताएं हैं इन्हें, वो अमोनियम लवण और एमिनो एसिड या पेप्टोन की ही इन्हें नीड होती है। जानवर और पौधों के पानी में सड़ने से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। ठीक है, सेप्रोजोइक प्रोटोजोआ है जिससे कि आमतौर पर ये मोनोसिस्टिस जैसे होते हैं। मोनोसिस्ट का डायग्राम आपने देखा होगा, नहीं देखा, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। चलिए, मोनोसिस्ट का ये देखिए, ये मोनोसिस्ट का डायग्राम है। ये क्या होते हैं, आमतौर पर ये परजीवी होते हैं। ठीक है, कुछ परजीवी ऐसे होते हैं, मान लीजिए एंटामीबा हिस्टोलिका है, बैलेंटीडियम है, होलोजोइक रूप से ये खिलाते हैं और ये अपने नॉर्मल जो बॉडी है उसके सरफेस से ये कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, कुछ रंगहीन भी होते हैं, जैसे कि मान लीजिए चिलोमोनास हो गया, पॉलीटोमा हो गया, यूग्लेना हो गया, ये सब जो है ये रंगहीन भी होते हैं। ये अपने शरीर के नॉर्मल सतह से अपने आसपास के जो वातावरण में इनके पोषक तत्व होते हैं उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, कुछ जो है जैसे अमीबा है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा अपने भोजन को पकड़ता है, कुछ ऐसे हैं जो अपने भोजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरमेंट के हिसाब से। फिर पांचवा मोड है इसका परजीवी पोषण। ठीक है, इसका है ये पांचवा मोड जो है ये होलोजोइकली या सेप्रोजोइकली फीड करते हैं। ये कैसे करते हैं बताती हूँ मैं। ये क्या करते हैं, जो पचे हुए भोजन होते हैं उन पर ये परजीवी खाद्य लुटेरे के रूप में इन्हें जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ सीलिया परजीवी हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए निक्टोथेरस ले लीजिए या बैलेंटीडियस ले लीजिए। तो ये क्या करते हैं, ये परजीवी ठोस जो होते हैं ये खाद्य कणों को यानी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उन्हें उनका भोजन ये करते हैं। मतलब जैसे ओपलीना हुआ तो ये अपने शरीर की सतह के माध्यम से परासरण की क्रिया करता है, जैसे फूल करते हैं परासरण, उस तरह से परासरण की क्रिया करता है। और तरल भोजन पर ये फीड करते हैं, यानी लिक्विड भोजन पर ये लिक्विड भोजन ग्रहण करते हैं अपने अंदर। भोजन लुटेरे जो हैं ये मान लीजिए कि अपने मेजबानों के लिए रोगजनक नहीं होते हैं, मतलब ये कोई भी रोग नहीं पैदा करते हैं। प्रोटोजोआ परजीवी जो हैं ये अपने मेजबान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, पर ये जो इसके पहले वाले हैं भोजन लुटेरे जिन्हें हम कहते हैं ये कुछ भी नहीं करते हैं। हाइलोजिकली और सेप्रोजोइकली जो फीड करते हैं ये प्रोटोजोआ अपने परजीवी को नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए जो मेजबान है तो वो जीवित ऊतकों पर फीड करते हैं। ये अपने सामान्य शरीर की सतह के माध्यम से तरल भोजन यानी लिक्विड भोजन जो होता है उसे अवशोषित करते हैं, जैसे ट्राइपैनोसोमा हो गया और प्लाज्मोडियम हो गया। ओके, यहाँ तक का समझ में आया। ये जो लिखा है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप, मैं बार बार नहीं बता पाऊंगी कि स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ये शॉर्ट्स में लिखा हुआ है, शॉर्ट्स में मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको जल्दी याद करने में आसानी होगी और लिखने में भी बेटर रहेगा। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें मैं पीडीएफ पूरा बनाकर दे दूंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्रोपोजोइक। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, कुछ मुक्त जीविक प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे क्लेमाइड्रोफी होते हैं, डेमास्टिगा मोइबा होते हैं। तो ये क्या है, अन्य जीवों के मल संबंधी पदार्थ, मतलब जो भी उनका वेस्ट होता है उसे खाते हैं। बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो लोगों का मतलब और जो जानवर एनिमल हैं उनका वेस्ट खाते हैं। सातवां है मेन, सबसे लास्ट सातों पोषण मैंने समझा दिया अच्छे से, एक एक के नोट्स दिखा दिए अच्छे से। इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे की क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इससे बेटर नहीं समझ पाएंगे आप। ठीक है, सातवां मिक्सोट्रोफिक पोषण देख लेते हैं, लास्ट है ये। देखिए, कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं ये एनवायरमेंट में जो चेंजिंग होती है ना, उसी के कारण ये एक ही समय में या मान लीजिए अलग अलग समय पर
ये अलग अलग तरीकों से अपना फीड करते हैं। इसे मिक्सोट्रोफिक कहा जाता है। किस लिए मिक्स, मतलब मिक्स मीन सब कुछ मिक्स करके, तो मिक्सोट्रोफिक यानी कि अलग अलग तरीकों से करते हैं, इसलिए इन्हें मिक्सोट्रोफिक पोषण कहते हैं। मान लीजिए मैं इसका एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, यूग्लिना पैरानेमा, ठीक है। ये क्या करते हैं अपने पोषण में, ये सेप्रोजोइक और ऑटोट्रोफिक दोनों तरीके से करते हैं। और कुछ जो फ्लैजिलेट्स होते हैं वो ऑटोट्रोफिक और जूट्रोफिक दोनों होते हैं, इसलिए इन्हें मिक्सोट्रोफिक कहते हैं। हालांकि प्रोटोजोआ जो है ये विभिन्न प्रकार के खाद्य जीवों को खिलाते हैं, जिन्हें यूरिफेगस भी कहते हैं। उसके बाद एक और चीज है कि प्रोटोजोआ में भोजन की जो प्रकृति है या खिला तंत्र का आधार जो है पैरामीशियम में होता है, उन्हें इन समूहों पर रखा गया। ये देख लीजिए, थोड़ा सा में भी पूछा जा सकता है कि मैक्रोफेगस फीडर वे हैं जो भोजन के बड़े टुकड़ों पर फीड करते हैं, ठीक है। मैक्रोफेगस फीडर वे हैं, ये बड़े टुकड़ों पर फीड करते हैं। मैक्रोफेगस फीडर वे होते हैं बहुत छोटे कणों पर फीड करते हैं। वे कभी खाना खिलाना बंद कर देते हैं, उनका भोजन पानी जो है ये प्रवाह के साथ खींचा जाता है, एटसेट्रा। तो ये सब आपने नोट कर लिया। आज की क्लास यहाँ तक है। न्यूट्रिशन समझ गए हैं हम, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा है, बट इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन वगैरह, क्लासिफिकेशन तो बहुत पहले पूछा जाता था, अब हो सकता है पूछ ले क्लासिफिकेशन। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो बुक्स स्टडी करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक वीडियो बना रही हूँ तो उस हिसाब से सारा कुछ मैं यहाँ नहीं बता सकती। मैं आपको PDF बना के पूरा का पूरा टेलीग्राम के चैनल पर आपको दे दूंगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करनी होगी। तो मिक्सोट्रोफिक भी समझ गया है। न्यूट्रिशन आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका PDF मैं बार बार बता रही हूँ टेलीग्राम में आप सभी को दे दूंगी, जिसमें पूरा अच्छे से नोट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर समझाने के लिए मुझे इतना ही दिखाना और इतना ही समझाना पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं बना सकती मैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन आज कंप्लीट होता है। इसके आगे हम रिप्रोडक्शन या फिर ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे, या फिर लोकोमोशन, जो भी टॉपिक है वो हम आगे नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल बिल्डिंग विद बायोलॉजी के साथ। थैंक यू।